हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, कभी कभी किन्हीं चीज़ों की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें बयां करना मुश्किल होता है। हालांकि ये खुशी उन जुल्मों से काफ़ी छोटी है जो अंग्रेज़ों ने हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर दिए। दोस्तों, आप आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते होंगे, चाहे वो अमेज़ॉन हो, गूगल हो या और भी कोई बड़ी कंपनी। क्या कभी आपने सुना है कि इन कंपनियों के पास अपनी एक सेना या फौज होती हो, अपनी एक खुफिया एजेंसी होती हो? नहीं सुना होगा। सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी इन सब कंपनियों के हिसाब से कितनी बड़ी कंपनी रही होगी, जिसको फौज रखने का हक था, खुफिया एजेंसी रखने का हक था। और इंग्लैंड की इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े ही छल से धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने भारत देश के लगभग एक चौथाई हिस्से पर अपना सीधा शासन किया। पर आज उसी कंपनी के मालिक एक भारतीय हैं। है ना ये कितना प्राउड मोमेंट। तो चलिए जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के राज करने से लेकर उसको एक भारतीय द्वारा खरीदे जाने का सफ़र। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। दोस्तों, 16वीं सदी का वो आखिरी साल था। दुनिया के कुल उत्पादन का एक चौथाई माल भारत में बनता था। इसी वजह से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दूसरी तरफ ब्रिटेन केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर था। उस वक्त यूरोप में पुर्तगाल और स्पेन का वर्चस्व था। दुनिया के उत्पादन का महज 3% माल ही ब्रिटेन में बनता था। कहाँ भारत का एक चौथाई, कहाँ ब्रिटेन का 3% हिस्सा। पर ब्रिटेन किसी भी तरीके से आगे बढ़ना चाहता था। वास्को डिगामा के यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता खोजने के बाद पुर्तगाली, फ्रेंच, डच ये सब भारत के साथ व्यापार करने लगे थे और भारत के मसालों के दम पर ये काफ़ी अमीर होते जा रहे थे। ब्रिटेन के व्यापारियों ने भी ये सब बातें सुन रखी थी, लिहाजा वो भी चाहते थे कि वो भारत के साथ व्यापार करें। कुछ छोटी मोटी कोशिशें हुई भी, पर पुर्तगालियों, डच और फ्रांसीसियों की वजह से भारत में व्यापार करना आसान नहीं था ब्रिटिशर्स के लिए। लिहाजा ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों ने आपस में मिलकर एक बड़ी कंपनी बनाने की सोची जो भारत पर व्यापार कर सके, और इस दिशा में कदम बढ़ाए गए। 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी की नींव डाली गई और ब्रिटेन की महारानी से पूर्वी एशिया में व्यापार का एकाधिकार हासिल किया गया। इस कंपनी के कई नाम थे, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। पूर्वी एशिया में अकेला भारत ही उनका लक्ष्य नहीं था। भारत से पहले वो कई जगहों पर अपना पड़ाव डाल चुके थे। बाद में अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज के द्वारा सूरत के बंदरगाह पर उतरा। उस समय मुगल बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और उसका बेटा जहांगीर तख्त पर बैठा था। पहले तो बहुत कोशिशों के बाद भी जहांगीर से उन्हें भारत में व्यापार करने की मंजूरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि पुर्तगाली और डच नाराज हो जाते। आखिर बार बार कोशिशों के चलते 1613 में सूरत में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने का वैधानिक अधिकार इन्हें मिल गया। उसके बाद ब्रिटेन के एक और सांसद सर थॉमस रो को शाही दूत बनाकर भेजा गया और उसके आने के बाद कंपनी का और विस्तार हुआ। उन्हें उपमहाद्वीप के प्रत्येक बंदरगाह का उपयोग करने और खरीदने बेचने के लिए जगहों का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल गई। भारत के साथ व्यापार करके ब्रिटेन भी समृद्ध बनता जा रहा था। पहले तो कंपनी के जहाज की रक्षा ब्रिटिश फौज किया करती थी, पर धीरे धीरे कंपनी इस स्थिति में आ गई कि जहाजी बेड़ों को उनकी प्राइवेट सेना ने ही संभाल लिया। कभी कभार अंग्रेज़ों के मुगल राजाओं से मनमुटाव भी हुए, उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाया गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने माफ़ी मांगकर शर्तों के साथ फिर से व्यापार को बढ़ाया। देखते ही देखते कंपनियों का विस्तार होता गया, सेना बढ़ती गई और बंगाल में 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद तो अंग्रेज़ों का भारतीय राजनीति में भी दखल बढ़ गया और धीरे धीरे करके कंपनी ने भारत को अपना गुलाम बना डाला। लेकिन 1857 की क्रांति, यानी जब अंग्रेजों की सेनाओं में भर्ती भारतीयों ने विद्रोह करना शुरू किया, तो इस क्रांति ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत अंग्रेज मारे गए। तो ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांति का दोष ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। लिहाजा 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी ने भारत सरकार एक्ट बनाकर कंपनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया और शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कंपनी की सेना का ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया। कंपनी की नौसेना को भंग कर दिया गया। 1873 को ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडम्पशन एक्ट बना, जिसके तहत 1 जून 1874 को कंपनी औपचारिक तौर पर खत्म हो गई।
अब बात करते हैं कि आखिर ये कंपनी फिर से शुरू कैसे हुई। 1880 में ब्रिटेन की सरकार ने कुछ लोगों को इस कंपनी को चलाने की अनुमति दी और इस कंपनी ने अब चाय और कॉफ़ी का कारोबार करना शुरू किया। अब बात करते हैं उस भारतीय की जिनका नाम है संजीव मेहता, जिन्होंने इस कंपनी को खरीदा। आखिर उनकी नज़र इस कंपनी पर कब पड़ी? संजीव मेहता एक गुजराती जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि उनके ग्रैंडफादर 1920s में बेल्जियम में रहा करते थे और उनका वहाँ पे डायमंड का बिजनेस था। बाद में वो अपनी पूरी फैमिली के साथ 1938 में इंडिया में शिफ्ट हो गए। संजीव मेहता ने ग्रेजुएशन सिडनेहम कॉलेज मुंबई से किया और बाद में लॉस एंजलिस में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका में पढ़े। 1983 में संजीव मेहता ने अपने फादर के डायमंड के बिजनेस को आगे बढ़ाया। 1989 में अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपांड करने के लिए वो लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने अपने बिजनेस को घरेलू उत्पाद और स्टील के बिजनेस में आगे बढ़ाया। उनके ससुर सोवियत संघ में दवा का उत्पाद बेचते थे, जिससे सोवियत संघ में भी इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया और भी बहुत सारे बिजनेस इन्होंने साथ साथ में किए। अब जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खरीदा था, उन्होंने संजीव मेहता से उनके उत्पादों को बेचने के लिए संपर्क किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुनते ही संजीव मेहता ने इसे टेक ओवर करने का मन बना लिया, क्योंकि ये नाम हम भारतीयों के लिए उस नासूर जैसा है जिसके बारे में जब भी सोचते हैं तो पुराने जख्म याद आ जाते हैं कि कैसे इस कंपनी ने भारत का खून चूस लिया था। संजीव मेहता ने धीरे धीरे इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स से शेयर खरीदना चालू किया। फाइनली 2006 में इसके आखिरी निवेशक को भी खरीद लिया। अब एक भारतीय ही उस कंपनी का मालिक बन गया जिस कंपनी ने कभी भारतीयों को गुलाम बनाया था। हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन था। हालांकि सारी कंपनी को खरीदने में $15 मिलियन खर्च हुए, पर संजीव मेहता कहते हैं कि पैसों की कीमत इस भावनात्मक रिश्तों के आगे कुछ भी नहीं है। 2010 में संजीव मेहता ने इस कंपनी का पहला स्टोर लंदन के मेफेयर में खोला। इतना आसान नहीं था पूरी कंपनी को खरीदना। इस कंपनी को खरीदने के लिए संजीव मेहता ने अपने दूसरे कामों से काफ़ी लंबे वक्त का ब्रेक लिया था। उनके इस काम में आनंद महिंद्रा ने भी उनका साथ दिया, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।